अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि अदालती महाज से तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवाओं के झोंके आना शुरू हो गए हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानतें मंजूर होने के बाद आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मेरे कप्तान और नायब कप्तान की साइफर केस में बरियत का फैसला सुना दिया। साइफर के मुकदमे में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी 10-10 साल की सजाओं को कलअदम करार दे दिया गया। ये वही केस है जिसमें आम इंतखाबात से एक हफ्ता कबल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजाएं सुनाई गई थी। क्या वजह है कि 10-10 साल तक सुनाई गई सजाओं का हुकूमत 4 माह भी दिफा नहीं कर पाई? प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुलकर सामने आई। क्या हुकूमत ने यह केस मेरिट के बजाय सियासी बुनियादों पर बनाया था? आज एक मौके पर अदालत में चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी उठाया कि ऐसा पहली बार तारीख में हुआ है कि 342 के बयान के बाद 1.5 घंटे में 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तो इस फैसले को पहले से लिखा हुआ करार दिया। क्या इलेक्शन से कबल जल्दबाजी में सुनाई गई सजाएं अब हुकूमत के गले पड़ गई हैं? क्योंकि कानूनी पेचीदगियों से भरपूर साइफर केस का फैसला तो 4 माह भी बरकरार न रह सका। क्या वजह है कि हुकूमत अपने ही बनाए हुए मुकदमात में हार रही है? इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत के बाद शाह महमूद कुरैशी तो अब इलेक्शन के लिए भी अहल हो गए हैं, जबकि इमरान खान अब सिर्फ इद्दत निकाह केस में सजा के बायस जेल में कैद हैं। आज ये मुकदमा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में भेज दिया है। इस केस की पहली समाअत 25 जून को होगी। इस मुकदमे का फैसला भी 29 मई को आ जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर जज शाहरुख अर्जुमन ने यह फैसला किसी दूसरी अदालत मुंतकिल करने के लिए खत लिख दिया था। नाज़रीन, मेरे कप्तान की साइफर जैसे आम केस में बरियत हुकूमत के लिए कितना बड़ा धचका है? क्या अब हुकूमत मेरे कप्तान को जेल में मजीद कैद रखने के लिए दूसरे केसेस को मजीद लटकाएगी? साइफर केस बनाने, इस केस में इंतखाबात से कबल सजा सुनाने से लेकर आज तक हुकूमत हर जगह अपनी मर्जी के मुताबिक नताइज हासिल ना कर सकी। अदालती महाज पर हुकूमत की हालिया पसपाई के बाद अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या मेरे कप्तान पर कायम दीगर मुकदमात का फैसला भी साइफर केस के फैसले जैसा होगा? क्या हुकूमत अब कोई नया केस बनाएगी? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक अहम केस जिसके ऊपर हुकूमत बहुत रिलाय कर रही थी कि इसके अंदर इमरान खान साहब को सजा हो चुकी है और ये मामला इसी तरह आगे चलेगा, लेकिन आज उन्हें मुकम्मल तौर पर बरी कर दिया गया और अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए भी अहल करार पाए हैं। बहुत बड़ी शिकस्त है हुकूमत के लिए इस केस में। देखिए, मैं नहीं समझता कि हुकूमत के लिए शिकस्त है। हाँ, ये कौमी सलामती के लिए एक शिकस्त है। और देखिए, ये साइफर का केस तो सारी दुनिया ने देखा कि एक बयानिया घड़ा गया, कहा गया इसके साथ खेलना है, साइफर को लहराया गया, पाकिस्तान के दुश्मनों को इससे फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया गया और बाकायदा बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को बड़ी सुतकी का सामना हुआ जब ये बयानिया बनाया गया और एक सियासी मफाद के लिए एक प्रॉपर कहानी बनाई गई। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कौमी सलामती पे तो समझौता ना होना चाहिए, ना होगा, मगर इस डिसीजन के अब जो फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ये होंगे कि कोई भी कौमी सलामती के हवाले से कुछ भी कहेगा तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ओपन एंड शट केस था और ये फैसला जिस तरह आया है ऑब्वियसली अदालती फैसला है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आ जाता, मगर ऑब्वियसली हमें हैरानगी भी हुई है और हम ये समझते हैं कि इससे बहुत सारे ऐसे लोग फ़ायदा उठाएंगे जो कल को कौमी सलामती पर आंच आएगी और वो इस फैसले का सहारा लेंगे कि जी ये फैसला आया था तो इसलिए हम ये बात कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन ऑफिस का पूरा एक सीक्रेसी का सिस्टम है। लेकिन तारड़ साहब, ये जो भी पॉइंट्स आप बता रहे हैं, आप इस पे तो तबसरा कर सकते हैं कि साइफर को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, जलसे में उसके कंटेंट्स जो हैं वो बताए गए, लेकिन असल मुद्दा तो ये था कि साइफर गुमा दिया गया है और इमरान खान साहब ने अपनी तहवील में उसे गुमा दिया है। तो असल केस तो ये था, इस केस में उनको बरियत मिली है और केस तो कभी इस बात पे था ही नहीं कि आखिर उन्होंने तकरीर क्यों की या उसके कंटेंट्स क्यों शेयर किए। मैं अर्ज करता हूँ जी, देखिए, जो चार्जेस लगे थे वो 2 तरह के चार्जेस थे। एक जो मैक्सिमम सजा हुई ना मंसूर साहब, जो 10 साल की सजा हुई, वो इसलिए हुई थी कि आपने स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान किया है एक ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मिसयूज से या उसकी मिस इंटरप्रिटेशन से जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरा चार्ज था उसको घुमाने का।
अब देखिए ये दो चार्जेस हैं। मेन चार्ज यही था कि आपने उसके कंटेंट्स को गलत तरीके से पेश किया है, जिससे मुल्क दुश्मन कुव्वतों का फायदा हुआ है और स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। अब जब वो बयानिया बनाया गया था तो वो बड़ा क्लियर था कि ये हमने इसके साथ खेलना है, ये बयानिया है। और देखिए एक सीक्रेसी का सिस्टम है, आपको ये समझना होगा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू मुझ पर भी होता है बतौर वजीर। अगर मुझे फॉरेन ऑफिस बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को डॉक्यूमेंट भिजवाए और मैं आज शाम मंसूर साहब आपको कॉल करके कहूं कि ये डॉक्यूमेंट है, ये कहता है, तो मैं तो फिर मुर्तकिब हुआ ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन का। तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा मिसहैंडल हुआ मामला कि आपने पूरी जो सिस्टम है, आप कभी पढ़ें असद मजीद साहब की स्टेटमेंट या डिप्लोमेट्स इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट के आउट होने से और मिस इंटरप्रेट होने से पूरा जो कॉन्फिडेंशियलिटी का राजदारी का सिस्टम है फॉरेन ऑफिस का, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। कि जब फॉरेन ऑफिस के 100 साइफर आते हैं जाते हैं, 100 ममालिक के साथ आपकी बातचीत होती है, अगर वो आउट होना शुरू हो जाए और हर सियासतदान उसको अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो फिर पूरी सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी और राजदारी पे सवालिया निशान लग जाता है और कौमी सलामती दाव पर लग जाती है। इस सिलसिले में ताहिर साहब प्राइवेट लॉयर्स को भी हायर किया गया। अब जिन जजेस की जानिब से ये फैसला सामने आया है वो तो ऐसा बेंच है या ऐसे चीफ जस्टिस है जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एतराज़ात ही एतराज़ात करती रही है। सोशल मीडिया के हो का प्लेटफॉर्म हो या वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बार बार वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे बहुत से सवालात उठाती रही है। तो अब तो एक साइड पे वो इसी बेंच से नाराज भी हैं, उसके बाद फैसला भी उनके हक में आता है, तो मेरे ख्याल में आप अदलिया के हवाले से तो फिर शायद एतराज़ नहीं कर सकते। देखिए मैं कौन होता हूं अदलिया के हवाले से इतराज करने वाला। मैं तो सिर्फ इस बात पे इतराज कर रहा हूं कि आप कल को किसी भी ऑफिशियल को या किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी सरकारी ओहदेदार को कैसे रोकेंगे कि वो किसी डॉक्यूमेंट को मिसयूज ना करे, ना गुमाए, उसको पब्लिक ना करे, उसके कंटेंट्स को। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कलभूषण जैसे केसेस भी हमारे मुल्क के अंदर होते हैं, तो उसका फ्यूचर क्या होगा। और आप जब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन पे चलें, अगर तो ये सजा में फॉर एग्जांपल 10 साल सजा थी, ये उसके एक काउंट पे या 2 काउंट पे उस सजा को 4 साल कर देते, 2 साल कर देते। बरी करने का मतलब ये है कि आपने इस बात को तस्लीम कर लिया कि उस डॉक्यूमेंट का मिसयूज, देखिए पूरी दुनिया ने देखा ना, आपने साइफर लहराया एक जलसे के अंदर और उसको लहराने के साथ साथ उसके कंटेंट्स बताए कि इसमें ये लिखा है और अमेरिकी गुलामी नाम मैं तार साहब आप बेशक इस केस को आप प्लीड कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि बेसिकली इलेक्शन से एक हफ्ता पहले इन तमाम केसेस के फैसले आ जाना, उसके बाद आज जज साहब का ये कहना कि जनाब आपने इतनी देर के अंदर इतना लंबा फैसला लिख किस तरह लिया, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर भी जो है वो बार बार यही कहता है कि सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये ऑर्गेनिक तरीके से ये केसेस नहीं चले हैं, इनके फैसले भी ऑर्गेनिक तरीके से नहीं आए हैं, जिसकी वजह से अब आप लोगों को इन अपीलों को जो है वो रद्द करवाना भी मुश्किल हो रहा है और प्रोसिक्यूशन के अंदर आपको डिफिकल्टी हो रही है बिकॉज शायद इनकी बेसिस ही ठीक नहीं थी। देखिए मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं करता कि इन्हीं मौसूफ का फॉरेन फंडिंग के केस को 6 साल लगे डिसाइड होने में। क्यों लगे? क्योंकि उसमें एडजर्नमेंट्स ली गई, वकील चेंज किए गए, स्टे ऑर्डर्स लिए गए, हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, स्टे ऑर्डर्स पे चलाया गया। तो जितने भी केसेस थे, देखें ताखीरी हरबे तो देखने में आए हैं और मैं ये समझता हूं कि आप इनके तमाम केसेस को उठा के देख लें, इन्होंने खुश दिली से एक केस पे डिफेंड नहीं किया। और होता है ना कि बंदा फोर्थ कमिंग होता है कि जी मैं इस केस को डिफेंड करने को तैयार हूं, ये मेरे पास इसकी एविडेंस है। इन्होंने तमाम केसेस को ताखीर का शिकार किया और स्पेशली साइफर के केस को, इसमें 3 दफा तो वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जाने के साथ साथ उन्होंने इस पे स्टे भी लिया। तो ये मामला बार बार रेफर बैक होता रहा। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई उजलत या अनड्यू हेस्ट का एलिमेंट नहीं था, मगर जो इसमें खान साहब की आदत रही है कि उन्होंने हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं और उन ताखीरी हरबों की वजह से ऑब्वियसली कोर्ट ने कहीं ना कहीं द कोर्ट हैज टू पुट इट्स फुट डाउन। तो उन ताखीरी हरबों को जरूर अवॉइड किया गया जो खान साहब की तरफ से हर केस में डिप्लॉय किए जाते हैं। तार साहब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स का भी ये कहना है कि
अनकरीब इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा भी हो जाएंगे। और अब ये इद्दत में दौरान इद्दत निकाह का केस, इसके ऊपर वैसे ही हुकूमत पे बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये बड़ा एक पर्सनल मैटर है जो कि कोर्ट्स की जीनत बना। उसके अंदर भी अब आखिरी मोमेंट पे जाके यहाँ पे भी आज इसके जो जज हैं उनको तब्दील कर दिया गया। और ये एक आखिरी केस है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली हुई है, मुजरिम वो करार दिए गए हैं। आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर इमरान खान साहब जो है वाकई रिहा हो जाएंगे? देखिए, ट्रंप को किस केस में सजा हुई अमेरिका के अंदर, मंसूर साहब, थोड़ा सा ना अदल इंसाफ का जो मयार दुनिया में है, जिन ममालिक को हम कई दफ़ा फॉलो भी करते हैं, जहां पे डेफेमेशन के सूट्स भी करते हैं, तो देखिए कि ट्रंप को जो सजा हुई, क्या वो जाती नौयत के मामलात नहीं थे? क्या वो मामलात मोरालिटी से लिंक्ड नहीं थे? दुनिया में अब ये एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि आप जब पब्लिक फिगर हैं, और मैं ये अल्लाह ताला से डर के बात करता हूँ, सारे बड़े गुनहगार हैं, मगर बात ये है कि जब आप पब्लिक फिगर हैं और रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो फिर आपको अडहियर भी करना होगा, आपको उस मेयार पे पूरा करने की कोशिश भी करनी होगी। वो अपनी जगह पे, उसकी लीगैलिटी अपनी जगह पे, मगर मैं ये समझता हूं कि मुझे तो नजर नहीं आता 190 मिलियन पाउंड का केस है, पाकिस्तान की तारीख का करप्शन का एक बहुत बड़ा केस है। देखिए, कैपिटल हिल का केस हुआ, 2 माह की सजा हुई। तार साहब, लेकिन ये दोनों केसेस, चाहे ये साइफर का मामला हो या दौरान इद्दत निकाह का केस हो, दोनों के अंदर जो 2 मरकजी अफराद हैं, साइफर वाले केस में उनके साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, और दौरान इद्दत निकाह केस के अंदर उनके साबका शौहर खावर मानिका, दोनों के साथ एक चीज़ अटैच्ड है कि दोनों कुछ अरसे के लिए गायब होते हैं, मंजर आम के ऊपर आते हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाहिर बात है सब लोग फिर उसके ऊपर शक की निगाहों से देखते हैं कि क्या ये वाकई सब कुछ अपनी मर्जी से हुआ है या किसी और की मर्जी से हुआ है। मैं ये समझता हूं कि जहां पे इररिफ्यूटेबल एविडेंस हो, ये बात मानी इसलिए नहीं रखती कि देखिए, आहा चीमा भी 3 साल जेल रहे हैं, फवाद हसन फवाद साहब जेल रहे हैं, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इतने लोगों ने जेल काटी इमरान नियाजी साहब के दौर में, तो ये तो कोई जवाब नहीं है कि जी कोई बंदा चला गया और आ गया और उसने फिर आके अपना जो है वो कोई बयान दिया। फ्री विल है, आप बयान दें ना दें, आपकी मर्जी है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता, ना ही कोई किसी को गन पॉइंट पे कोई बयान दिलवा सकता है। एक तो बात ये है, और दूसरा देखिए, मैं ये समझता हूं कि 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर बड़ी इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है। बंद लफाफा कैबिनेट में आया और कई लोगों ने सवाल किया कि इसको खोलें। अब मैं तो समझता हूं कि कैबिनेट में वो खुलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है, पाकिस्तान के बड़े करप्शन केसेस में से एक केस है, तो खान साहब के लिए मुझे रिलीफ नजर नहीं आता। आई थिंक उनको ये 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना होगा, अलकादिर का जवाब देना होगा, फरा गोगी की बनी गाला की जमीन का जवाब देना होगा। ये तमाम मामलात हैं जिसपे उनको लीगल एविडेंस पेश करनी हो। आपने पिछले दिनों एक आपकी जमात की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब एक गद्दारी का मुकदमा तैयार किया जा रहा है, और उस ट्वीट से मुतल्लिक जो उनके अकाउंट से की गई थी, क्या हुकूमत वाकई अपने अब सियासी हरीफों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाएगी? क्योंकि माजी के अंदर आप खुद इसको बहुत कंडेम कर चुके हैं कि सियासी हरीफों के खिलाफ ये कार्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए, कार्ड तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर जब मुल्क तोड़ने की बात करेंगे, मंसूर साहब, आज मैं कहूं कि मैं या मेरी सियासी जमात या मेरे सियासी लीडर या मैं बतौर सियासतदान पाकिस्तान से बड़ा हूं, तो पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं है। आज आप और मैं इज्जत के साथ बैठे हैं और अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया है, तो ये इस मुल्क के खुदादाद की वजह से है। अगर ये बयानिया चलेगा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, या कहेंगे कि जी मैं शेख मुजीब हूं तो फिर इंडिया कौन है, मुफ्ती बाइनी कौन है, और 1971 की अगर आप सिनारियों से आज के मामलात को मिलाएंगे, तो लोगों ने इस मुल्क में बड़ा बड़ा जबर बर्दाश्त किया है, मगर पाकिस्तान खपे के नारे लगाए हैं, डेड बॉडी उठा के अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए हैं, मगर पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। तो ये कैसा कल्ट है या ये कैसी जहनियत है कि आप मुल्क के खुदादाद के खिलाफ शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इक़्तिदार में ना रहा तो मुल्क टूट जाएगा, और मुल्क में आप दिफाई इदारों को कमजोर करते हैं, शोदा की यादगारों को उठा के जमीन पर मारते हैं, उनको ठुड्डे मारते हैं, उनसे फुटबॉल खेलते हैं, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मैं बिल्कुल गद्दारी के मुकदमात के हक में नहीं हूं, मगर किसी ने जवाब देना होगा कि आप जो कैंपेन चला रहे हैं इसका मकसद क्या है। तो FIA का एक केस चला है, वो इंटीरियर ने रजिस्टर किया है एक मुकदमा, उसमें जवाब दे दें कि जी इसमें मुफ्ती बाइनी ये है, इंडिया ये है, ये हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसकी लीगल साइड मौजूद है। मगर
ये प्रॉपर एक प्रोसेस है, ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। 9 मई के हमले देख लें, 14 के खिलाफ कैंपेनें देख लें, मुल्क तोड़ने की बातें देख लें, इनकी बड़ी सरगर्म लीडर हैं जिन्होंने कहा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, तार साहब, कोई भी सियासी लीडर। तार साहब, इस सारे मामले के अंदर आप लोगों ने पहले ही ट्विटर या एक्स को ब्लॉक किया हुआ है। लोग, आप खुद भी और आपकी जमात के दीगर रहनुमा भी वीपीएन गालबन इस्तेमाल करके एक्स को ऑपरेट कर रहे हैं, विच इटसेल्फ इज नॉट राइट। तो क्या इस तरह की मजीद पाबंदियां भी आप लोग सोशल मीडिया पे लगाने का इरादा रखते हैं? नहीं, देखिए, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में एक प्लेटफॉर्म पे एक रिस्ट्रिक्शन लगी, मामला कोर्ट के अंदर है और सब जुडिस है और इसका कोई आउटकम निकल आएगा। सोशल मीडिया पे एज अ होल ना तो बैन लग सकता है ना लगना चाहिए। मगर मंसूर साहब, मुझे ये बताइए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ, झूठे केसेस के खिलाफ, किसी की जान को खतरे में डाल दिया जाए कि फलां ने फलां बात की थी, इसको जला दो, मार दो, इसके खिलाफ बतौर पाकिस्तानी शहरी आपके पास क्या सिस्टम है अपने ग्रीवेंस के रिड्रेसल का? आप कहाँ जाएंगे? अभी तक ना एफआईए में वो सकत है, ना उसकी एक्सपर्टीज है इस हवाले से। मैं ये जरूर समझता हूं कि सहाफती तंजीमों से मशावरत के बाद, मीडिया हाउसेज से मशावरत के बाद, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से मशावरत के बाद कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि किसी के बच्चे की कोई तस्वीर लगाए और किसी का चेहरा चेंज करके डीप फेक कोई वीडियो यूज करे, या किसी पे झूठा ब्लास्फेमी का एक्यूजेशन लगाए या कोई और एक्यूजेशन लगाए और किसी की जान को खतरे में डाले, तो किसके पास जाए? उसका हाल एक ही है कि बंदा का कत्ल हो जाए, अगवा हो जाए। उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तार साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे एक शक जो मौजूद है वो ये है, सीनियर सहाफ़ी है नजम सेठी साहब, उन्होंने अभी अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात कही कि हुकूमत जो है वो अगला कदम अब यूट्यूब को बंद करने का इरादा रखती है कि उसे ब्लॉक कर दिया जाए। कैटेगोरिकली डिनाइड, ऐसा किसी का कोई इरादा नहीं है और ये बिल्कुल गलत अफवाह है। एक बॉडी जरूर बने, इसकी ओनरशिप आप भी लें, मैं भी लूं। मैं एपीएनएस के पास जाऊंगा, सीपीएनई के पास जाऊंगा, पीबीए के पास जाऊंगा, अमेंड के पास जाऊंगा, पीएफयूजे के पास जाऊंगा, मैं तमाम बॉडीज के पास जाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना लें कि सोशल मीडिया पे अगर किसी की इज्जत तार तार की जाती है, किसी की जानो माल को खतरा जो है वो लाहक किया जाता है, तो हम किसके पास जाएं? एक टाइम आएगा 5-6 साल बाद, 10 साल बाद, जब इस मुल्क में किसी के बच्चे महफूज नहीं होंगे और फोरम कोई नहीं होगा, हम एक दूसरे की तरफ देखेंगे कि हम इसका क्या इलाज करें। ये जरूर होना चाहिए कि अगर किसी की जान को खतरा है, देखिए जब गोरे ने सीआरपीसी बनाया तो उस वक्त क्या सोच थी? अगवा बराए तमान, कत्ल, डकैती, इन तमाम वारदातों को रोकना। अब जब डिजिटल क्राइम शुरू हो गए हैं तो कोई ना कोई बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो उसको इन चेक रखे और आपके ग्रीवेंस को रिड्रेस करे। ये जरूर हो, पर ये स्टेक होल्डर्स की मशावरत के साथ हो। मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने डिजिटल कंप्लेंट्स की बात की, तो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया। क्या इस सिलसिले में अब हुकूमत कोई कानून साजी करने का इरादा रखती है? 9 मई के हवाले से भी वो मामला वहीं के वहीं मौजूद हैं, उसके अंदर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, उसकी भी जरा पोजीशन बता दीजिए। देखिए, एक कैबिनेट कमेटी मंसूर साहब बनी थी डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऊपर, डीआरपीए के नाम से एक आयत थी तजवीज़ कैबिनेट के अंदर। तो उस पर एक कैबिनेट कमेटी बनी है मशावरत के लिए। राना सनाउल्लाह साहब, आदम नज़ीर तारड़ साहब, मैं, मिनिस्टर आईटी, 4-5 और लोग इसमें शामिल हैं। तो अभी मशावरत का सिलसिला शुरू होगा, तो ये अथॉरिटी एक ज़रूर बननी चाहिए और उस पर मशावरत जारी है। उसको इनेक्ट नहीं किया गया। वज़ीर आज़म साहब ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए मशावरत करने की हिदायत जारी की थी, तो उस पर मशावरत होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आपने सुना। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कहाँ पे मौजूद है? वहाँ पे एक जगह पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन फिर उनके हक़ में फ़ैसले भी आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया के ऊपर प्रेशर डाल रही है, या इसी प्रेशर के नतीजे में हुकूमत से के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसले अपने हक़ में कराने में कामयाब हो रही है? मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूदा सियासी सूरत हाल आखिर किस तरफ जा रही है, इस पर मज़ीद बात करेंगे
सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली, आज इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया साइफर केस के अंदर। अब सियासी हालात और मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, वैसे तो बड़ा खुश आइंद है एक जमहूरी माशरे में कि एक सियासी जमात जो है वो मुक़्तदरा और हुकूमत से जो है वो उनको उसने हरा दिया कोर्ट के अंदर, जो कि बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हुकूमत का जो सूख भी ज़्यादा होता है, उसके पास वसाइल भी ज़्यादा होते हैं, वकील भी अच्छे उनके पास होते हैं, लेकिन बहस वो हार गए और इससे तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ायदा पहुंचा। लेकिन इसके मंसूर साहब जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि ये वाला जो केस है साइफर वाला, इसमें सिर्फ हुकूमत शामिल नहीं थी, इसमें मुक़्तदरा भी शामिल थी। और अगर मुक़्तदरा और हुकूमत को शिकस्त हुई है तो और तहरीक-ए-इंसाफ को फतह हासिल हुई है, तो इसमें अब अदलिया और जो मुक़्तदरा है उसके दरमियान जो एक कशमकश चल रही थी, ये मेरा ख्याल है और बढ़ जाएगी इससे। और पहले तो गैप था दोनों में, मुझे लगता है कि कहीं कोई टकराव ना हो जाए, जो कि सिस्टम के लिए और पाकिस्तान के लिए ठीक ना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अव्वल तो पहले कभी अदलिया और मुक़्तदरा में इस तरह का तसादम हुआ नहीं, और अगर ये तसादम हुआ तो जाहिर है कि आइन को नुकसान पहुँचता है, जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है, तो इसलिए इसका एक पहलू भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा सुहेल साहब, इसमें पहले ही इमरान खान साहब हुकूमती जमातों से बातचीत करने के लिए तैयार ना थे और वो बार बार ये कहते थे कि वो एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू करेंगे जो भी बातचीत होगी। आज के इस फैसले के बाद आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब अब अपनी इस बात के ऊपर मजीद बजिद करेंगे कि मैं अगर बात करूंगा तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से, क्योंकि मेरे केसेस में तो मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है? देखिए मंसूर साहब, हुकूमत तो रोज कहती है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो जो है असल मसला तो यही है ना कि मुक़्तदरा नहीं मुज़ाकरात का। जी इमरान खान तो 9 मई से पहले से कह रहे हैं कि जी मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन मुक़्तदरा आपको पता है कि वो नहीं इनसे मुज़ाकरात कर रही है, और हिंट से ऐसे मिले हैं कि वो चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात होने भी हैं तो वो सियासी हुकूमत से किया जाए। तो बात तो वही फिर डेडलॉक की तरफ है, और डेडलॉक का दूसरा नतीजा है कि कोई इनकलाब लाया जाए, या जिस तरह से आजकल इस सोशल मीडिया पे चल रहा है वो कि इनकलाब आ जाना है और कोई इस तरह होना है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जब इनकलाब आते हैं तो कुछ नहीं बचता, ठीक है। और अगर ये सिस्टम टूटा और इसमें मुक़्तदरा को भी नुकसान पहुंचा और तहरीक-ए-इंसाफ को भी नुकसान पहुंचा, तो बहुत ही हालात खराब होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि सिस्टम के अंदर रहकर ये जो धांधली है इसके मामलात को दुरुस्त करवाया जाए, किया जाए, पार्लियामेंट के अंदर चला जाए, और जो एहतजाज की तहरीक या कोई इनकलाब लाने की जो मूव्स हैं और आजकल बातें चल रही, ये तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप माजी देखें तो जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है उससे सबसे ज्यादा नुकसान जाहिर है गैर मुसल्लह बंदे को होता है, जो कि तहरीक-ए-इंसाफ होगी। और फौज तो मुसल्लह होती है और उसके पास इख्तियार हासिल है आईनी कि वो किसी भी मुसल्लह गिरोह को या किसी प्रोटेस्टिंग जो गिरोह है उसका सीधे बाप कहें, तो इसलिए ये रास्ता चुनना ही गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब आपका। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इस मामले के ऊपर मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त अब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक बड़ी कामयाबी मिली आज आपकी जमात को, आपकी पार्टी के बानी चेयरमैन को। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे बहुत एतराज़ात करती रही है, लेकिन उसके बाद रिलीफ भी आपको इस कोर्ट की जानिब से मिलता आया है। अब तमाम तर गिले शिकवे क्या दूर हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से?
ये देखें, हर मामले को उसके अपने मेरिट्स के ऊपर देखना होता है। ये एक मज़ाक़ा खेज़ केस था। मैं नहीं समझता कोई भी अदालत कुछ भी कर लेती हाई कोर्ट की सतह पे, इसका नतीजा इससे बरक्स हो सकता था। तो ठीक है, अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं कि इंसाफ हुआ। इंसाफ की उम्मीद आजकल हर दफ़ा नहीं होती हमें, लेकिन आज इंसाफ हुआ और हम बहुत खुश हैं। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए कि इद्दत केस जिसमें 4 माह से मामला चल रहा था, सेशन कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी, 29 मई को मुकर्रर था दिन फैसला सुनाने के लिए, और उस दिन जज साहब ने मुकदमा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा कि आप इस बारे में रहनुमाई करें कि क्या मैं मज़ीद मुकदमा सुनूं या ना सुनूं। सुन तो चुके थे, उस दिन तो फैसला सुनाना था उन्होंने, और चीफ जस्टिस साहब ने वो मुकदमा जो है री हेयरिंग के लिए एक और मातहत जज साहब को भेज दिया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे पूरे हमारे निज़ाम अदल पर मैं समझता हूँ एक सवालिया निशान उठता है और एक तारीकी और मायूसी की बात है। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा हमारे साथ होता रहता है। अब आप देखेंगे वहाँ हमने क्या कदम उठाना है। ये हमारे लिए एक इंतहाई संजीदा मामला है, एक मुकदमा जो हो चुका था, जिसमें बहस हो चुकी थी, जिसमें फ़ैसला होना था। किस खौफ, किस दबाव के तहत जज साहब ने कहा कि मैं फ़ैसला देने से काबिल नहीं हूँ, मैं माजूर हूँ कि मैं फ़ैसला दे सकूँ। तो ये एक गहरा सवाल है जिसके लिए हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम लेकिन करेंगे, सलमान साहब उठाएंगे। सलमान साहब, आप खुद भी एक सीनियर कानूनदान है। अगर जज के ऊपर एतराज़ कर दिया जाए, किसी एक पार्टी की तरफ से एतराज़ कर दिया जाए, तो जाहिर बात है ये उसके ऊपर एक प्रेशर तो होता है कि दोबारा उस केस को वो ना सुने। आप लोगों ने भी कोशिश की कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस को ना सुने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुना। तो ये तो जज की सवाबदीद होती है। क्या इसके बावजूद हम इस पे फाउल प्ले का शक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ऐसे नहीं होता। इन जज साहब के सामने एक दरख्वास्त दी थी कंप्लेनेंट ने कि आप ये केस ना सुनिए, और उस दरख्वास्त के हक में कुछ भी नहीं कह सके सिवाय इसके कि आपकी हमदर्दी मशहूर है। तो एक मज़ाक़ा खेज़ बात थी। जज साहब ने सख्त उसका नोटिस लिया, इन्हीं जज साहब ने वो दरख्वास्त मुस्तरद की। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अदालत पे उठकर इल्ज़ाम लगा दें और इल्ज़ाम में कुछ जान भी ना हो। आप सिंपली ये कह दें कि मुझे आज आप पे एतमाद नहीं है, कोई वजह होनी चाहिए, वरना दुनिया का कोई केस कभी भी ना चले। हारने वाली जो पार्टी है वो हारने से एक लम्हा पहले कह दे मुझे एतमाद नहीं है, तो क्या केस ख़त्म हो जाएगा? दोबारा हम महीनों सालों पीछे चले जाएंगे? ऐसे नहीं होता। और ख़ास तौर से इस मुकदमे में जब पहले ये एक इस किस्म की दरख्वास्त की गई और उसको मुस्तरद किया गया, फिर मुकदमा रखा गया सुनवाई के लिए, उसमें हेयरिंग्स हुई, आखिरी सुनवाई भी हो गई, जजमेंट रिज़र्व की गई, फ़ैसला सुनाया जाना था, और फिर मुकदमा जो है वो भेज दिया गया चीफ जस्टिस साहब को। तो ये एक अनहोनी बात है। मैंने ऐसा होता नहीं देखा 30-32 सालों में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बाइस तशवीश है। सलमान साहब, आपकी जमात के अंदर और जो कानूनी टीम है उसके दरमियान भी लगता है कि ख्यालात का एक तजाद पाया जाता है। कोर कमेटी ने ये फैसला किया, उनके अरकान ने यह बताया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज की अदालत के ऊपर भी एतराज़ किया जाएगा, उनकी मौजूदगी के बेंच के ऊपर उनकी मौजूदगी पर एतराज़ किया जाएगा। लेकिन आज आपकी जानिब से वहाँ पर प्लीड भी किया गया, आप खुद भी वहाँ पर पेश हुए। तो ये फैसला क्यों किया गया कि उनके ऊपर एतराज़ नहीं किया जाएगा? देखिए, ये अफवाहें होती हैं। ये कोर कमेटी से क्या लीक हुआ, किसने लीक किया, क्या कहा गया, आपको ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए इन बातों पर। जो सलमान साहब, ये रऊफ हसन साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही है, कोई लीकेज नहीं है। जो आपके पार्टी के तर्जुमान हैं उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही है। नहीं, देखिए, ये फैसला नहीं हुआ था कि अदालत में कोई एतराज़ किया जाएगा। मेरा सरोकार अदालत से है, अदालत में एतराज़ के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और आपकी क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जमात को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, और आइंदा आने वाले जितने भी केसेस हैं, कल सुबह भी आपके इसी केस में आपकी हेयरिंग है, आप लोगों को पूरी तरह एतमाद है आपकी जमात को? देखिए, जो बयानात दिए गए हैं, जो पार्टी पोजीशन बयान की गई है, वो आपके सामने है। अदालत में क्या कहा जाता है और अदालत से बाहर क्या कहा जाता है, दोनों अपनी जगह मुस्तनद बातें हैं। लिहाजा मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि इस मुकदमे में अदालत में एतराज़ का कोई फ़ैसला नहीं हुआ था।
इसके अलावा अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो पार्टी की जो क़यादत है, जो मुतल्लिका लोग हैं, वो उसका इजहार करते रहेंगे। जो एतराज़ पहले किया गया था वो इस मामले के ऊपर था कि नैब तरामीम केस के अंदर इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए उस केस में तो वो मौजूद हैं, लेकिन उसकी बराह रास्त नशरियात दिखाई नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ये एतराज़ किया गया था। तो क्या ये एतराज़ जायज़ है? क्योंकि उस सिलसिले में जो ऑर्डर आता है वो ये कहते हैं कि हमें ये इस बात का शक था कि इसको एक सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, ऑर्डर आ गया है, मैं उस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। मुकदमा अभी चल रहा है, बात आगे चल रही है, ये सियासी नौयत की बात है। इस वक्त मामला अदालत में है, मैं बात नहीं करूँगा इस पर। एक और मामला जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद आजकल हो रही है आपकी जमात पे और पार्टी के अपने अंदर भी एक इख्तलाफ पाया जाता है, वो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से होने वाली ट्वीट्स हैं, जिससे आपकी पार्टी इस वक्त कतई ताल्लुकी का इजहार करती है कि सोशल मीडिया हमारे पास है ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट होता है। आप नहीं समझते कि इसकी वजह से पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं? देखिए, सोशल मीडिया कैसे ऑपरेट होता है, कोई अकाउंट कैसे चलता है, मैं इस हवाले से फिर कोई मज़ीद मालूमात नहीं रखता। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि एक ट्वीट जिसमें एक तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र हो या एक तारीख़ी पस मंज़र बयान किया जाए, मेरी नज़र में वो किसी तरह भी किसी बगावत या किसी जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आती। तारीख़ के बारे में हम सब अपने अपने नज़रियात रखते हैं। तारीख़ को पढ़ना, तारीख़ के बारे में कोई राय कायम करना, ये एक आज़ाद माशरे में, एक आज़ाद कौम के लिए एक कोई जुर्म की बात नहीं है। लिहाजा जो कुछ भी कहा गया वो उसकी सियासत अपनी जगह, लेकिन वो जुर्म हरगिज़ नहीं है। और सलमान साहब, ये राय भी फिर दुरुस्त है कि उस वीडियो के अंदर आखिरी 20-25 सेकंड के अंदर जो है मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीर वहां पे लगा दी गई, आप समझते हैं ये एकदम भी दुरुस्त था? देखिए, मैंने वो वीडियो नहीं देखा, मैं कोई बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं कर सकता। वो वीडियो किसने बनाया, क्या उसका मकसद था। लेकिन अगर एक कोई मुमासलत इस हवाले से कायम की गई कि आवाम की आवाज़ को सुनना चाहिए, आवाम की आवाज़ को सल्ब नहीं करना चाहिए, इंतखाबात के नताइज को मानना चाहिए, तो वो एक मामला अपनी जगह है। उस हवाले से एक हालिया गुफ्तगू भी जायज़ है, माजी के हवाले से गुफ्तगू भी जायज़ है। लास्ट में सिर्फ ये बताइएगा कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे? देखिए, बहुत जल्द ये होना चाहिए। इद्दत केस 29 तारीख को लगा हुआ था फैसले के लिए, 4 माह से उसमें बहस हो रही थी। पहले एक दफ़ा जज साहब की ज़ात पे एतराज़ किया गया, कोई जवाज़ पेश नहीं किया गया, वो इन्हीं जज साहब ने उस एतराज़ को मुस्तरद किया। उसके बाद कार्रवाई चलाई, फ़ैसला महफूज किया। 29 मई को फ़ैसला सुनाना था कि अचानक उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया कि ये केस कहीं ट्रांसफ़र किया जाए, और वो अब ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि नए सिरे से तमाम कार्रवाई शुरू होगी। ये इंतहाई मायूस कुन बात है। मैं समझता हूँ ये अदलिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या अदलिया इतनी कमज़ोर है कि वो दबाव में आकर मुकदमात का फ़ैसला करने से गुरेज़ा है। तो ये मामला मैं समझता हूँ अफसोसनाक है, लेकिन बहरहाल इंसाफ होगा। ये मामला इद्दत वाला भी मेरी नज़र में एक मज़ाक़ा खेज़ केस है। किसी वक्त तो इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आना है, और हम तवक्को करते हैं कि वहाँ हमें इंसाफ मिलेगा। और सलमान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के स्टेटस के बारे में ज़रा काइंडली बता दीजिएगा कि इस वक्त अब वो इलेक्शंस लड़ने के लिए अहल हो गए हैं। ज़ाहिर बात है इस वक्त वो अब मुजरिम तो नहीं रहे, इवन दो वो 9 मई के केसेस के अंदर गिरफ्तार ज़रूर हैं, लेकिन इंतखाबात लड़ने के लिए कानूनी तौर पर अहल हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो गई है, उनके ऊपर अब कोई कदगन नहीं है इलेक्शन लड़ने के हवाले से। तो आपका ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जहाँ पे हुकूमत को आज एक बड़ा धचका लगा है, वहीं पे चंद धचके ऐसे हैं जो कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हुकूमत को उसका सामना करना पड़े, और इस मामले का ताल्लुक जो बनता है वो इस्लामाबाद की 3 सीटों से मुतालिक बनता है। ये ज़हन में रखिएगा, ये तीनों वही सीटें हैं, ये वही हलके हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि 4 हलके खोल दीजिए, उसमें से एक हलका जो है इस्लामाबाद की किसी भी सीट का खोल दीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये तीनों हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है।
इस मामले में उस वक्त ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया जब मुस्तफा नवाज खोकर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, जब वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार थे उनके हक में अपनी गवाही दी। आखिर ट्रिब्यूनल में आज क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बताया गया है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अब इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर जो है एतराज़ात उठा दिए हैं। अब से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है मुख्तलिफ जजेस मुख्तलिफ अदालतों के ऊपर एतराज़ात उठाती आई है। अब यह पहला मौका है कि हुकूमती उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर इस वक्त सवालात उठा रहे हैं और शक का इजहार कर रहे हैं। मजीद इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 2013 के इंतखाबात के बाद इमरान खान ने 4 हल्के खोलने के लिए कहा और हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा की, धरना दिया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मुकदमात की पैरवी की। अब इस्लामाबाद के 3 हल्के खुलने वाले हैं जिसकी वजह से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के 3 हल्कों से जीतने वाले उम्मीदवारों ने केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल्स को मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी है। ये वही हल्के हैं जहां पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ROs को गैर हाजिरी पर जुर्माना भी कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी रहनुमाओं की दरख्वास्तों को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। तीनों अरकान असेंबली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर शफाफियत और जानिबदार होने के इल्जामात आयद किए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सदा की गई है कि ट्रिब्यूनल को फौरी तब्दील किया जाए। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में क्या चल रहा है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हम न्यूज़ के नुमाइंदे रोमान मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोमान, 3 हल्के, ये इन हल्कों के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने यह कहा था कि इन तीनों में से कोई भी हल्का खोल दिया जाए। अब इस सिलसिले में पहली खबर यह आई कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के वकील ने आज अपना वकालतनामा वापस ले लिया। आखिर मामला क्या है? देखिए मंसूर साहब, आज अगर इस केस के हवाले से हम बात करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि बना है NA 46, 47 और 48 का, तो सबसे पहले हम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि उनके वकील ने अपना वकालतनामा तो वापस लिया, लेकिन आज खासी इस केस के हवाले से जो गैर जो है वो मामूली सूरत हाल जो है देखने में नज़र आई, जिसमें तीनों जो नून लीग के जीतने वाले उम्मीदवार हैं NA 46, NA 47 और NA 48 से, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन में कि उनका जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसको तब्दील किया जाए। उन्हें इस इलेक्शन कमीशन के ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है इस पे जो एतमाद नहीं है, गैर ज़रूरी जो है वो तेज़ी दिखाई जा रही है। इसके साथ साथ जो है वो उन्हें तासुब नज़र आ रहा है कि बिला वजह का जो है स्पीड से जो है इस केस का फैसला किया जा रहा है और इसके अंदर यह भी मौका इख्तियार किया गया कि इलेक्शन के जो एक्ट है 4 उसके तहत जो है वो इस ट्रिब्यूनल को बदला जाए और हमारा जो बुनियादी हक है हमें दिलवाया जाए। लेकिन इसी के साथ अगर हम दूसरे पहलू को देखें, जो कि एपलेट ट्रिब्यूनल बना था इलेक्शन से कबल, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन हुए हैं आम इंतखाबात 2024 के, उसको भी जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी देख रहे थे और अभी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इन तीनों हल्कों का उसे भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी देख रहे हैं और उनकी काफ़ी ग्रिप है इस तीनों हल्कों के हवाले से और वो तमाम अंडरस्टैंडिंग जो है उनकी तीनों हल्कों के हवाले से, और इस वजह से जो है वो इस केस को जो है वो खासी स्पीड के साथ जो है वो आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा रही है और जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो फैक्ट्स की बुनियाद पर जो है इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो नून लीग के जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो इनसिक्योर हो रहे हैं इस तमाम कार्रवाई से और उन्हें ये लग रहा है कि अगर NA 45, NA 46 और NA 47 के फॉर्म जो 45, 46 और 47 हैं अगर वो सामने आ जाते हैं तो उन्हें अपनी शिकस्त जो है वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन में दरखास्त भी दायर की है, जो कि फौरी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन ने कल को जो है वो इसकी समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी है, जिसकी सरबराही जो है वो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। उनके साथ जो है वो 4 लोग मजीद होंगे जो कि 5 रुकनी ये बेंच है इस तमाम तीनों हल्कों का जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से फैसला करेगा। रुमान ये बताइएगा कि यहाँ पे इस सिलसिले में एक हल्के के हवाले से तो खबर आई थी कि मुस्तफा नवाज खोकर ने भी आकर यहाँ पर कहा था कि मेरे फॉर्म 45 जो मेरे पास हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अली जफ़र उनसे मिलते हैं, उनके और मेरे फॉर्म 45 एक जैसे हैं। क्या दीगर हल्कों के अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल हुई है कि दीगर उम्मीदवारों ने आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वहाँ के उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट किया है? देखिए, अगर हम इस NA 48 के हवाले से बात करें तो समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल उन्होंने इस फॉर्म किसी भी एक पोलिंग स्टेशन के जो हैं वो 2 फॉर्म उठाए और ये एक आम पेशरफ थी इस केस के हवाले से। उन्होंने फॉर्म उठाए जिसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिकॉर्ड प्रोवाइड किया गया उसके अंदर जो है वो जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनके जो है वो 330 वोट थे, जबकि जो PTI के उम्मीदवार थे, PTI के हमायत याफ्ता जो अली बुखारी थे, उनके 140 वोट थे। लेकिन जब इनका मुवाजना किया
गया तो जो फॉर्म 45 पीटीआई के उम्मीदवार के पास थे और मुस्तफा नवाज कोकर के पास थे, वो दोनों मैच कर रहे थे, उनकी जो काउंटिंग थी वो मैच कर रही थी, लेकिन उसके अंदर जो वोट थे वो 330 वोट जो थे वो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अली बुखारी के थे। इसी तरह जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनको 140 थे। लेकिन इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिकॉर्ड फराहम किया गया वो इसके बिल्कुल बरअक्स था, जिस पर जो है वो जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो खासे बरहम भी नजर आए। उन्होंने ये कहा कि तमाम जो उम्मीदवार हैं या फिर इस केस से जुड़े लोग हैं, जिनमें आरओज हैं और इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं या फिर इससे जुड़े तमाम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, वो एफिडेविट लेकर यहाँ पर पेश हों। इसके साथ साथ जो है वो कुरान के ऊपर हलफ भी लिया जाएगा तमाम उम्मीदवारों से। लेकिन अभी तक की जो समाअत हुई है उसके अंदर ना तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ना ही जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई एफिडेविट कोर्ट के अंदर पेश किया गया, और ना ही जो है वो किसी ने भी जो है फॉर्म 45, 46 और 47 जो है वो जो रिकॉर्ड जो दस्तावेजात हैं वो पेश किए, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने ये भी समाअत के दौरान कहा कि अगर अगली समाअत के ऊपर मुझे कागजात ना फराहम किए गए तो मैं तमाम उम्मीदवारों के खिलाफ भी जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा और तमाम की रुकनियत भी मुअत्तल करूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने गुज़िश्ता समाअत में जो है वो जीतने वाले उम्मीदवारों को और जो मुतलका आरोज थे जो नहीं पेश हुए थे उन्हें 15,000 रुपए जुर्माना और उन्हें अंदिया ये दिया था कि अगली कार्रवाई पे अगर पेश नहीं हुए समाअत के दौरान वो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तो रुमान मुजफ्फर आपका। हमारे नुमाइंदे रुमान हमारे साथ मौजूद थे। और अब कुछ बात करते हैं भारत की। अब की बार किसकी सरकार? भारत में 19 अप्रैल से ये नारा लगाया जा रहा था जब पोलिंग के पहले मरहले का आगाज हुआ था, और 1 जून को 7वें मरहले की पोलिंग खत्म होने के साथ ही 2024 के लोकसभा के इंतखाबात में वोट डालने का अमल मुकम्मल हो गया है और 4 जून को हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। भारत में किसी भी इत्तेहाद या जमात को हुकूमत बनाने के लिए पार्लियामेंट में 272 नशिस्तों की जरूरत होती है। अगर नरेंद्र मोदी मौजूदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो वो मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार संभालने वाले दूसरे वज़ीर आज़म होंगे। इससे पहले ये एजाज़ जवाहरलाल नेहरू के पास था। बीजेपी की क़यादत वाला इत्तेहाद, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपोजिशन का अलायंस, दोनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं और एग्जिट पोल्स का हवाला दिया जा रहा है। अभी तक जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें पेशन गोई की गई है कि हुकूमती इत्तेहाद 350 से ज़ायद नशिस्तें हासिल कर लेगा। लेकिन राहुल गांधी इन एग्जिट पोल्स के बारे में और ही कुछ राय रखते हैं और सिद्धू मूसेवाला के गाने का हवाला देते हुए अपनी नशिस्तों की तादाद बता रहे हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सुना 295। नाज़रीन, एग्जिट पोल्स के अंदाजे 100% दुरुस्त नहीं होते। अगर भारत में माजी में देखें तो 2004 के इंतखाबात के बाद एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आएगी, लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और बीजेपी इलेक्शन हार गई। भारतीय इलेक्शन कमीशन की तरफ से हतमी नताइज के आने में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। भारत के सियासी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो हमेशा से इक़्तिदार जीतने वाली जमात के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन क्या इस दफ़ा भी मुमकिन होगा या नहीं, इसके लिए हतमी नताइज के ऐलान का इंतजार करना पड़ेगा। और क्या हारने वाली जमात अदलिया के दरवाजे पर दस्तक देगी या फिर अपनी शिकस्त माजी की तरह तस्लीम कर लेगी? और अगर नरेंद्र मोदी दोबारा वज़ीर आज़म बन गए तो पाक भारत ताल्लुकात पर इसके क्या असरात होंगे? अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।